नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मध्य प्रदेश में कोई जगह है मंडला, वहीं से ये कुंडली आई है। और इनकी कुंडली में इन्होंने कुछ मानसिक अशांति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा हुआ है। पर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही मैं बात बताऊं कि जैसे कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं कि मैं कुंडली विश्लेषण में सबसे ज़्यादा महत्व पंचांग को देता हूं, और उसके बाद मैं भाव फल कथन कभी नहीं करता। ज़्यादातर मेरे जो कुंडली के अध्ययन के कार्यक्रम आप देखेंगे उसमें स्पष्ट फल कथन पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। शुरू करते हैं। बात आती है भाद्रपद माह की। भाद्रपद माह में जो लोग जन्मे होते हैं, विश्लेषण चाहे कितना भी पुराना हो या चाहे कितना ही मजबूत हो, पर वो अधूरा तब तक माना जाता है जब तक आप उस कुंडली के पंचांग का विशद विश्लेषण न करते हो या उसका प्रभाव जातक को नहीं समझाते हो। भाद्रपद माह में जन्मे जातकों में एक अजीब तरीके की शिथिलता देखी जाती है, उनके विचारों में, उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में, उनके शरीर के बनावट में भी शिथिलता, गंभीर मतलब स्थूल शरीर। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति जो होता है वो थोड़ी आलसी प्रवृत्ति का होता है। अपने काम में व्यक्ति को थोड़ा भी मतलब दूसरे के काम में थोड़ा भी हंस जो है, क्या बोलते हैं उसको, कि आलस्य नहीं है, पर अपने काम में आलस्य है। और कई बार अपने काम से ज़्यादा वो किसी दूसरे के काम में दिलचस्पी दिखाता है। ये सब चीज़ें कई बार आपको पीछे ले जाती हैं। मंगलवार को जन्मे होने से व्यक्ति में व्यग्रता है और वो किसी भी काम को पूरे जद्दोजहद से करना चाहता है, और जब तक कोई भी काम पूरा नहीं हो जाए तब तक उसे वो शोर नहीं मचाता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से मृदुभाषी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी बुद्धि, ये शुक्ल पक्ष का प्रभाव होता है। जबकि सप्तमी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह नहीं होते। यहाँ शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा पापक होते हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में धन का जो प्रभाव होता है, मन की जो गति होती है वो परेशान करने वाली भी होती है। और इस तरीके से कि जब आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा हो जाएंगे तो आपको धन एक जैसा नहीं आता, कई बार वो बढ़ता घटता सा या कमोवेश बना रहता है। अनुराधा नक्षत्र पे मैं थोड़ी सी चर्चा अगर कर दूं 1 मिनट, तो अनुराधा नक्षत्र को शुभ ग्रहों के नक्षत्र, शुभ नक्षत्रों में इसकी संज्ञा आती है। ये बलवान नक्षत्र है, जैसे पुष्य है, पुनर्वसु है, अनुराधा है, हस्त है, ये नक्षत्र अच्छे माने गए हैं। और इस नक्षत्र में जब कभी भी किसी भी जातक का जन्म होता है, उस नक्षत्र का दोष उसे नहीं लगता। कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, उनका प्रभाव बड़ा अच्छा होता है। वो धनवान होते हैं, धनवान के प्रभावों से युक्त, धन के प्रभावों से युक्त होते हैं। चंद्रमा को इसका दोष नहीं लगता है। अन्यथा बाकी के जितने भी नक्षत्र हैं उन सभी नक्षत्रों में कोई ना कोई दोष उत्पन्न होता है, जबकि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों को कोई ऐसे विस्तृत कोई खराब दोष नहीं होता। अनुराधा या पुष्य, इन दो, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, इनमें चंद्रमा को दोष कम लगता है। लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव है ऐसा, इस वजह से जो भी जातक अनुराधा नक्षत्र में जन्मा हो उन्हें गुलाब के पौधे की जड़ अपने गले में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। सदैव अपने घर को सुवासित फूलों से सजा करके रखना चाहिए। सुगंधित इत्र अपने शरीर पे सदैव ही छिड़कना चाहिए। घर को गुलाब के पुष्प से सजा करके रखें। इसके साथ साथ तिल, गुड़ और चावल आदि का दान सदैव ही अमावस्या को करते रहना चाहिए पंडित जी को। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तो कोई ऐसे स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, पर उनको कफ जनित बीमारियां या वात, मतलब वात और कफ उन्हें परेशान करता है। थोड़ा फोड़ा फुंसी भी कई बार उन्हें परेशान करता है। बुखार वगैरह, तीव्र बुखार वगैरह लगता है, ऐसा ये सामान्य बात है। टेम्परेचर की बीमारी होती है। व्याधृति योग, वणिजकरण, व्यापार कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति खाओ पियो और दूसरों को भी खाने पीने दो, जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम करने वाला होता है। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में सात्विकता झलकती है, वो दानी होता है, परोपकारी होता है, महात्मा होता है, गुणी होता है, दूसरों को दे करके मूर्ख बनने वाला भी कई बार होता है, और किसी को भी ना नहीं कहने वाला होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण में जो लोग जन्मे होते हैं उनका दाम्पत्य अच्छा बीतता है, संतति से सुख
बहुत बढ़िया प्राप्त होती है, पर उसका मन थोड़ा बहुत दूसरों के दुखों को लेकर के जलता रहता है और कई बार वो बहुत आसानी से किसी भी बात को भूल नहीं पाता है, जिसके कारण उसको प्रायः थोड़ा इमोशनल कहा जा सकता है कि वो इमोशनल ज़्यादा होता है। ये पंचांग है और पंचांग में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आ जाती हैं कि आपके जन्म के समय पे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का कैसा प्रभाव आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहा था। अब मैं आपको इनकी कुंडली के विश्लेषण पे लेके आऊँ। जहाँ मेष लग्न की कुंडली बनती है, लग्न का मान 19 अंश बना है, भरणी नक्षत्र का लग्न बनेगा जो व्यक्ति को सुखी और समृद्धशाली बनाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति जिसके साथ जुड़ेगा उसके भी सुखों को बढ़ाने वाला होता है। लग्न में केतु व्यक्ति को नजर दोष, दूसरों की दृष्टि से बाधित हो जाना, नजर दोष लग जाना और भूत प्रेत पिशाच, डाकनी साकनी पिशाचनी आदि के चक्कर में पड़ने वाला और कई बार इस तरीके की जो बातें होती हैं वहाँ पे उसका दिमाग ज़्यादा जाता है। नज़र मुझे लग जाएगा, लोगों की प्रगति, मेरी प्रगति लोगों को चुभ जाएगी या कुछ अलग तरीके से दिमाग को परेशान करने वाला मानसिक रूप से ऐसा बना देते हैं। लग्न में केतु मेष राशि के बैठे हैं, वो उनके मित्र की राशि है, इस वजह से वहाँ वो मित्रवत भी कई बार परिणाम करेंगे। पर बात परेशानी की ये हो जाएगी कि लग्न में शनि का प्रभाव है और यहाँ पे राहु, मैं भूल गया हूँ बिठाना, यहाँ राहु बैठे हैं, यहाँ राहु बैठे हैं, तो केंद्र में शनि राहु केतु बैठ गए। और जरा ध्यान से देखेंगे तो शुक्र के साथ मंगल और बुध बैठे हैं, जहां बुध कुछ शुभ और कुछ अशुभ परिणाम करेंगे। पर व्यक्ति एक बात तो तय है कि साहसी होगा बुद्धि का, क्योंकि इस कुंडली में बुध 6वें भाव में स्वग्रही, लेकिन शनि यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में कई बार मतभेद दे रहे हैं और इसी शनि के कारण और जो व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ रही है मानसिक रूप से, निद्रा की परेशानी, भविष्य को लेकर के चिंता, संतान को लेकर के जो व्यग्रता है वो इस शनि को लेकर के है। बाकी बुद्धि थोड़ी जल रही है क्योंकि सूर्य 5वें भाव में स्वग्रही है, आगे इस पे और भी बात करूंगा। पर लग्न में केतु धनिष्ठा अश्विनी नक्षत्र में बैठेंगे और वहां वो व्यक्ति को समृद्धशाली बनाएंगे, गहरी मानसिकता का बनाते हैं, चिर परिचित, वो सबके साथ बहुत ही आसानी से घुल जाने वाला और सबको अपना प्रिय समझ लेने वाला बना देते हैं। ये सब केतु का प्रभाव होगा। और यही नहीं, ये सारे गुण ये बनेंगे कब और इसकी प्रबलता कब देखी जाएगी? जब केतु की दशा आएगी या जब शनि की दशा आएगी या जब राहु की दशा आएगी। ऐसी ही स्थिति में कि जब लग्न में केतु बैठ जाएंगे, शनि की उन पे दृष्टि पड़ जाएगी और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पे नहीं पड़ेगी, तो व्यक्ति जीवन में कई बार धोखा खाता है और वो प्रायः लोगों को पहचान नहीं पाता है। तो जो हमारे अंदर ये समझने या नहीं समझने वाला जो दुर्गुण आ बैठा है वो इसी के कारण है, क्योंकि लग्न में केतु किसी भी ग्रह का लग्न पे प्रभाव नहीं, शुक्र का, गुरु का, बुध का, चंद्रमा का, और साथ ही साथ कष्ट क्या है कि शनि लग्न पे देख रहे हैं। तो व्यक्ति चाहता तो प्रोफेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनलिज्म बना करके रखना चाहता है, पर अंतिम में गच्चा खा जाता है। तो ये जो इमोशनल ब्लैकमेल व्यक्ति होता है वो क्यों होता है? क्योंकि लग्न पे शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव और शनि की नीच दृष्टि जा रही है। इस वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता या कई बार उसको उसके लिए संघर्ष में देखा जाता है। बहुत सामान्य स्तर पे मैं आपको अगर आपकी भाषा में समझा दूं तो जिस काम को करके दूसरा व्यक्ति नाम और यश दोनों कमा रहा है, आप उसी काम को उससे ज़्यादा मेहनत करके सिर्फ नाम कमा रहे हैं, जबकि यश या धन या प्रतिष्ठा या पद या और भी चीज़ें जो बाकी की होती हैं जिसे सांसारिक कहा जाता है, उसमें थोड़ी सी डिग्रेडेशन में देखा जाता है। द्वितीय भाव में 7 अंश 4 कला के वृष राशि में कृतिका नक्षत्र में गुरु बैठे हैं, जो व्यक्ति के एजुकेशन को, व्यक्ति के सुख को, और उस गुरु पे चंद्रमा का प्रभाव है। उस गुरु पे अन्य किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन एक चंद्रमा देख रहे हैं जो अष्टम भाव में हैं, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है और ये अष्टम में बैठ करके व्यक्ति के मन को विकार युक्त बना रहे हैं, है ना। शास्त्र कहता है आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी, है ना, ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी। इसका अर्थ होता है सारे के सारे ग्रह चंद्रमा पे आश्रित होते हैं। फल चाहे जैसा भी करना हो, चाहे शुभ करना हो चाहे अशुभ करना हो। तो चंद्रमा को वैसे तो अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, पर गुरु भी चूंकि शत्रु की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा भी नीच के बैठे हैं और केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठा नहीं है, इस कारण से रिकॉग्निशन, मेहनत, मन, बुद्धि, विवेक, चिंता, चिंतन और किसी भी चीज़ को लेकर के जो शुरुआत हो जाए, आरंभ,
उसमें मतभेद बना रहता है। भविष्य को लेकर के, निर्णय को लेकर के, परिणाम को लेकर के, पैतृक संपत्ति धन को लेकर के, व्यवहार कुशल होने को लेकर के, आप चाहे जितने भी, ये सब एक पक्षीय हो जाए या इन सभी चीज़ों में व्यक्ति में व्यग्रता देखी जाती है। तो द्वितीय भाव के गुरु जो 7 अंश के बैठे हैं वो 6 अंश से ऊपर हैं, पर शत्रु की राशि में बैठे हैं। और तात्कालिक मैत्री में भी ये शत्रुता में जा रहे हैं। जो पंचधा मैत्री बनेगी उसमें ये ग्रह शत्रु की राशि में चला गया। लेकिन बात क्या है कि ये गुरु जो बैठे हैं वो भाग्य भाव के साथ 12वें के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम में बैठकर उनको देख रहे हैं। तो ये चतुर्थेश का अष्टम भाव में जाना कुहू योग बनेगा। नीच के हो गए जिनका नीच भंग राजयोग बना नहीं, और भाग्य भाव के स्वामी का अपने भाव से 6वें जाना और 12वें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना। किसी भी शुभ ग्रह या कोई भी ग्रह इस भाव का अधिपति स्वयं स्वतः शुक्र नीच के हैं तो क्या बात होगी? अब चिंता घेरेगी, व्यय ज़्यादा रहेगा, आमदनी कम रहेगी और व्यक्ति ऋण में जा सकता है। उसके पैसे अटक जाएंगे, लोग उसके प्रभावों से अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, वो चाहे कितना ही शिक्षित हो, कितना ही एजुकेटिव हो, कितना ही शास्त्रज्ञ हो, कितना ही मर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, कितना सबको साथ लेकर के चलने वाला हो, पर इन सभी चीज़ों में उसे प्रायः लगभग असफल होते ही देखा जाता है ना। तो यहाँ पे जो संबंध बनेंगे वो एक पक्षीय बन जाएंगे, या फिर ऐसा कि आप लगातार सिर्फ देते ही जा रहे हैं और सामने वाला उसकी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की जो शिकायत होती है जो मानवीय संबंधों में, वो यहाँ इस गुरु के कारण और अष्टम भाव के अधिपति या अष्टम भाव के बैठे ग्रह चाहे बैठे हों चाहे देख रहे हों। तो ये अष्टम भाव में कौन बैठा है? चंद्रमा। तो मनस्तु हितगु कहा गया चंद्रमा को। मन का हित चिंतन यहाँ गड़बड़ होगा, इकट्ठा करने में परेशानी होगी, माता के स्वास्थ्य से चिंता होगी, धैर्य धारण करने में परेशानी होती है, व्यक्ति विकल रहता है, वास्तु दोष लग जाता है, माता पिता, भाई बहन, कुटुंबजन, निरंतरता, स्वास्थ्य, इम्यून, धन का लगातार प्रवाह फ्लो बने रहना, ये जो कमजोरी आएगी वो इस चंद्रमा और गुरु के कारण आएगी। एक अच्छी बात यह है कि उस गुरु के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है या उस चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है, पर ये काफ़ी नहीं है। और काफ़ी इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था कि नवम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना संघर्ष से धन देता है। 12वें भाव के स्वामी के ऊपर शुक्र, मंगल और बुध जैसे ग्रह की दृष्टि है, तो व्यय होगा शुक्र के कारण। मंगल के साथ लग्नेश 6वें भाव में, तो यहाँ पे बुध के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति तिकड़मी है, ज्ञानी है, कम से कम उसको इतनी समझ है कि उसको कहाँ से कितना धन कैसे कमाया जाए, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला, छुप करके शिकार करने वाला और छुप करके वार करने वाला भी हो जाता है ना। ये इस तरीके के स्वभावों में देखने को बातें आ जाती हैं। विदेशों से धन कमाना, बाहरी संपर्क से धन कमाना, घूम करके धन कमाना और निर्णय जल्दी जल्दी बदल लाना। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी जो नेचर होता है उसको समझने में या उसके बारे में कोई एक राय विकसित करने में व्यक्ति को बड़ी मशक्कत या देर होती है, या वो बार बार शीघ्र निर्णय लेने में उसको दिक्कत होती है। द्वितीय भाव के गुरु की दृष्टि 5वीं 6वें भाव पे शुक्र, मंगल और बुध पे, ये बहुत ही अच्छी प्रभाव की देने वाली स्थिति हो जाएगी। अनुभवी, शास्त्र को समझने वाला और कृतज्ञ होना, ब्राह्मणों को दान देने वाला, पैसे अटक जाएंगे, नौकरी करने वाला, व्यापार और नौकरी दोनों से धन कमाने वाला, साइड बिजनेस करने वाला, लेकिन कैपेसिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि व्यक्ति चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना उलझा हो, अंत में जीत उसकी ही होती है। चाहे वो ऋण के मामले में हो, कोर्ट केस कचहरी के मामले में हो, मंत्र जप के मामले में हो, शुद्धि प्राप्त करने के मामले में हो, दुश्मनों को समझने के मामले में हो, अपने दिमाग को चंचल और तीव्र बनाने के मामले में हो। इन सभी प्रभावों से गुरु की दृष्टि यहाँ और यहाँ के लिए अच्छी होगी, जबकि यहाँ के लिए थोड़े बहुत परिणाम उसको मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि दशम स्थान के अधिपति और गुरु की दृष्टि इस भाव पे प्राप्त हो रही है, तो व्यक्ति अपने करियर के साथ तो निश्चित रूप से न्याय कर लेगा, इसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है। अब मैं आप लोगों को यहाँ से आगे बढ़ के लेके आता हूँ। चतुर्थ स्थान पे हमारी दृष्टि जब जाएगी तो वहाँ शनि शत्रु की राशि में बैठे हैं और चतुर्थ स्थान को कुहू योग लगा है, क्योंकि चतुर्थेश अष्टम भाव में और मंगल जो है वो स्वतः बहुत अच्छे नहीं बैठ रहे हैं।
हालांकि छठवें भाव में मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर फिर भी वो कन्या राशि में है, जहां वो थोड़े से व्यक्ति को उसको कोई चीज़ क्लियर ही नहीं हो कि मुझे करना क्या है, किसी के बारे में क्या सोचना है, परिस्थिति को कैसे समझना है, दिमाग कहाँ लगाना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कितना बेहतर और किया जा सकता है। तो ये जो जीवन को समझने की जो गति होती है, जीवन को जो समझने का तरीका होता है, वो इस मंगल के कारण कई बार थोड़ा कमज़ोर होता है। परिस्थिति के हिसाब से संतुलन न बना पाना, अपने आय और व्यय को बजट के हिसाब से खर्च और व्यय में नहीं लेके जाना, मतलब संतुलित ना करवाना, या अपने स्वास्थ्य पे उतना ध्यान नहीं दे पाना जितना हो। इसमें एक समस्या और भी होती है कि चूंकि मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं रोग भाव में और बुध भी साथ में बैठे हैं, इस हिसाब से आप जब देखेंगे तो उस पर शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, और कहीं ना कहीं ये भाव के ठीक आगे राहु के बैठने से इस भाव का स्वामी अगर यहाँ नहीं बैठा होता तो रोग और भी ज़्यादा बढ़ जाए। पर नेत्रों की समस्या, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, पित्त की समस्या और कई बार माता के स्वास्थ्य में परेशानी, ये सब इसके कारण होता रहेगा। तो शनि के प्रभाव के कारण, चंद्रमा के नीच के होने के कारण यहाँ व्यक्ति में न्यायप्रियता, अपने कर्तव्य बोध और जो निरंतरता होती है किसी भी काम को लगातार करने की, जो दानशीलता होती है, जो धैर्य होता है, वो कमज़ोर होता है। उस शनि की 10वीं दृष्टि या 7वीं दृष्टि यहाँ कर्म क्षेत्र के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता जाहिर करेगी, जबकि लग्न पे नीच की दृष्टि व्यक्ति को ऋणी बनाएगी और कई बार उसको आलसी भी बनाएगी। इतना ही नहीं, कई बार जब यहाँ के प्रभाव में या 11वें भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठेंगे तो माता से व्यक्ति को लाभ तो होता है, पर माता की आयु लंबी होने के साथ साथ रुग्ण हो जाती है, या व्यक्ति स्वतः भी ऊंची आयु को प्राप्त तो करता है पर रुग्णता भी साथ में रहती है। ऐसा, या जब कभी भी वो इकट्ठा करने चलता है चंद्रमा की दशा में, शनि की दशा में, या इनके अंतर प्रत्यंतर में, तब उसको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इस वजह से जब कभी भी भवन, भूमि, वाहन आदि का भवन कोई इकट्ठा काम करना होगा तो आगे बताऊंगा, लेकिन इन दोनों ग्रहों के कारण व्यक्ति को यहाँ का सुख, भवन का, भूमि का, या मेंटल पीस जो होता है, मेंटल एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसकी गड़बड़ी होती है। और व्यक्ति कई बार जितनी बातें सोचता है, जितना वो पूरा करना चाहता है, जितना अपना लक्ष्य बनाना चाहता है, जितना वो महत्वाकांक्षी है, उसमें जो विलंब की स्थिति देखने को मिलती है वो इसी शनि के कारण मिलती है। क्योंकि 11वें भाव के स्वामी शत्रु के घर में सूर्य जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि, राहु का प्रभाव, तो व्यक्ति में महत्वाकांक्षी होने की स्थिति तो बढ़ गई, प्रबल हो गया वो, पर उसका जो गेन होना है तो शनि के कारण वो डिग्रेडेशन में या डिले होता जाता है। पंचम भाव में सूर्य खड़ूस मानसिकता का कभी कभी बना देते हैं, कड़वा, कड़वाहट, संबंध, दाम्पत्य, प्रेम आदि में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कई बार बच्चे जो होते हैं वो आलसी हो जाते हैं और उनको लेकर के व्यक्ति जितने भी स्वप्न पालित पोषित करता रहता है, अपने दिमाग में जो पालता रहता है, उसमें उसको थोड़ा संघर्ष भी बिताना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। वैसे इस कुंडली में एक संतति के होने का योग ज़्यादा लगा हुआ है, या कई बार दिमाग में बहुत सारी गतिविधि चल रही है कामोत्तेजक भावनाओं को लेकर के, पर व्यक्ति जब अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसमें वो प्रायः असफल होता है, या कई बार उसको वो संतुष्ट नहीं कर पाता। ऐसी चीज़ें होती हैं। सिंह को जो कामोत्तेजक भावनाएं आती हैं बहुत तीव्र आती हैं, पर उसकी जो रति क्रिया होती है वो बहुत ही छोटे समय के लिए होती है। ऐसा ही कुछ प्रभाव यहाँ पे सूर्य के कारण देखने को मिलता है। जब जन्म कुंडली में सूर्य बहुत ही बलवान हो या किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो तो व्यक्ति को एक तरफा निर्णय लेना पड़ता है जीवन में, या एक तरफा उसके जीवन की परिस्थिति बिगड़ती रहती है। वो बार बार उसको खींच करके अपने जगह पे लाना चाहता है, पर इसमें उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। चाहे संतति को प्रेम देना हो, चाहे संतति से प्रेम पाना हो, चाहे संतति के साथ संघर्ष में शामिल होना हो, परिणाम प्राप्त करना हो, माता पिता का स्नेह प्राप्त करना हो, वो ना चाहते हुए भी उनके साथ वहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से बहुत ही संतुलित होकर के तालमेल बनाना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और भी होती है कि व्यक्ति को कलाओं की समझ, रंगों की जानकारी, अद्भुत कला कौशल, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, प्रत्यक्ष और परोक्ष को समझना, धर्म और मंत्र को जानना, पुराणों का अध्येता, इन सभी चीज़ों में उसकी दिलचस्पी होती है। पुरातन विज्ञान और अपने पूर्व जन्म में भी अपनी नैतिकता का पूर्णतया पालन करने वाला, सूर्य की दशा में धनवान, सुखी, मतिमान और गहरी जानकारी रखने की जिज्ञासा रखने वाला, इतना ही नहीं संतति, विवाह, प्रेम
और दाम्पत्य का सुख प्राप्त करने की स्थिति बन जाती है। लेकिन परेशानी कब होगी? जब कभी भी सूर्य में शनि का अंतर आएगा, बुध का अंतर आएगा, मंगल का अंतर आएगा, शुक्र का अंतर आएगा। बाकी सूर्य में गुरु आएंगे ठीक रहेगा, सूर्य में केतु आएंगे ठीक रहेगा, सूर्य में चंद्रमा आएंगे तो ठीक रहेगा। बाकी सूर्य की दशा में काफ़ी हद तक, चूंकि उसके ठीक पीछे शनि बैठे हैं और उन पे केतु की दृष्टि है, तो सूर्य की दशा में व्यक्ति को कई बार मानसिक चिंताएं बढ़ती हैं, किरकिरा होता है, दिमाग में किरकिरी बनी रहती है, इरिटेटिव साउंड करता है, ऑपरेशन होता है, गुही रोग हो जाता है, फेफड़े में कमजोरी हो जाती है, पेट में परेशानी होती है, पित्त बढ़ जाता है। इस तरीके की समस्या ये नक्षत्र के दोष के कारण होता है। शनि आश्लेषा नक्षत्र में 17 अंश के बैठे हैं, बलवान है, कोई खराब नहीं है, पर जितने बलवान यहाँ होते हैं उतने बलवान यहाँ नहीं है। इस कारण से यहाँ का भाव दूषित होगा। अपने वास्तु की पूजा करिए। जिस भी घर में रहते हैं आप, उस घर की साफ सफाई, रंग रोगन, इसकी जिम्मेदारी आप खुद से संभालिए। अगर हो सके तो अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन व्रत करिए, सूर्य की पूजा करिए, पितरों की पूजा करिए, अपने कुल देवता की पूजा करिए, वास्तु देवता की पूजा करिए, घर की साफ सफाई में सहयोग करिए। छठवें भाव में मंगल और शुक्र व्यक्ति को अनियंत्रित व्यय देते हैं, बुध के साथ टिकड़मी बनाते हैं और मंगल और शुक्र के कारण नेत्र की समस्या होती है। कई बार व्यक्ति को गड़बड़ी होती है पेट में और इंद्रियों की समस्या भी होते देखी जाती है। आंखों से पानी आना, चश्मे लग जाना या मन के मुताबिक परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ी संघर्ष में जाने की स्थिति बनती है। पैसे अटकते हैं बाजार में, आप किसी को भी दे दीजिएगा, लिख के ले लीजिए, आपके पैसे नहीं आएंगे, आप पैसे निकालने वाले नहीं हैं, आप सिर्फ दे करके मूर्ख बनने वालों में से। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव पत्नी कभी कभी संदेहास्पद या संदेह करने वाली या संदेहास्पद स्थितियों से आपको पकड़ने वाली होती हैं। हालांकि अष्टम भाव पे चंद्रमा और चंद्रमा से ठीक पीछे राहु आपको कई बार उसमें कुछ बल भी देंगे तो कुछ मजबूती रहेगी तो कुछ कमजोरी भी रहेगी। लेकिन सप्तम भाव पे राहु का प्रभाव खराब नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ के स्वामी भले नीच के हैं पर यहाँ पे गुरु स्वग्रही हैं, इनके ठीक पीछे शुक्र हैं। इस वजह से यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा असर नहीं करेंगे आपके व्यापार को, बहुत ज़्यादा उनका दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। दाम्पत्य में बहुत ज़्यादा उनका नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाव का स्वामी भाव के ठीक पीछे बैठा है। मैंने इस पर एक सिद्धांत बताया था कि अगर सप्तम भाव के स्वामी छठवें भाव में जाते हों तो ये विवाह का संपूर्ण सुख देते हैं, रोग जनित देते हैं, संघर्ष के साथ देते हैं, पर विवाह टूटने वगैरह का खतरा नहीं होता है और व्यक्ति कम से कम अपनी परिस्थिति को समझने वाला भी होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा 8 अंश के हैं, सूर्य 14 अंश के बैठे हैं, इस वजह से उन्हें भी मैं खराब नहीं कहूँगा। यहाँ पे सूर्य विवेक, बुद्धि और ज्ञान को देने वाले होंगे। व्यक्ति का पूर्व जन्म भी लोगों को और अपने व्यक्तित्व पे काम करने में बीता था, ये जन्म भी इसी पे फोकस कर रहा है। धर्म की सुरक्षा कैसे की जाए, अपने धर्म को सुरक्षित कैसे रखा जाए, संरक्षित कैसे रखा जाए, अपनी परंपराओं को, अपने जो पूर्वजों की जो बातें हैं उनको कैसे बचा करके रखा जाए, ये सब सारी बुद्धि सूर्य के कारण मिलती है। जबकि षष्ठम स्थान में शुक्रदेव 5 अंश के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जहाँ व्यक्ति को कई बार एग्रेशन देते हैं। जबकि मंगल और बुध हस्त नक्षत्र में, मंगल 11 अंश 14 कला, बुध 11 अंश 19 कला हस्त नक्षत्र में क्रिएटिव परिस्थिति को समझने वाला और मंगल और बुध की दशा में सुख प्राप्त करने वाला, प्रतियोगिताओं से जीतने वाला, ब्राह्मणों को दान देने वाला और खूब सारा धन दान करने वाला होता है। पशुओं की सुरक्षा, पशुपालन, गाय की सेवा, घोड़ों का दान, बकरियों का दान, ये सब आपकी कुंडली में बनता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, पंछियों का दान करना चाहिए, पंछियों को मुक्त करना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या और हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये हमारा पुरातन परंपरा ही भी रही है और नीच के चंद्रमा यही आज्ञा देते हैं, है ना। हमें अपने कंसंट्रेशन को बिल्कुल ही बना करके संतुलन के साथ रखना होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता इस कुंडली को सता सकती है। जबकि अष्टम भाव के बाद नवम, दशम, एकादशवां और 12वां भाव खाली है। अगर आप बात करेंगे तो कोई भी भाव इस कुंडली में क्रमशः सुप्त नहीं है, क्योंकि नवम भाव पे मंगल की दृष्टि है, दशम स्थान पे शनि और गुरु की दृष्टि है, एकादशवें भाव पे सूर्य की दृष्टि है और 12वें भाव पे शुक्र, मंगल और बुध की दृष्टि है। अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि है, छठवें स्थान पे गुरु की दृष्टि है, पंचम, सप्तम और नवम स्थान पे गुरु की दृष्टि है, जबकि चतुर्थ स्थान पे शनि का प्रभाव है। तृतीय भाव पे भी अगर आप देखेंगे तो राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही है। तो भाव का संबंध अगर ग्रहों से हो जाता है तो कम से कम काफी हद तक
एक सकारात्मक बिहेवियर मिल जाता है ना। लेकिन एक परेशानी क्या है कि गुरु वृष राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति आपको ऋणी बना रहे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा में, मंगल की दशा में किसी को भी देना बिल्कुल भी नहीं है। आप स्वर्ण में निवेश कर सकते हैं, फैशन में निवेश कर सकते हैं, चांदी में निवेश कर सकते हैं। और इस कुंडली में विवाह पक्ष बहुत अच्छा है, नौमांस चक्र बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ के 6वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, पर यहाँ स्वग्रही थे और यहाँ पे वो अष्टम भाव में चले गए हैं मंगल के साथ। इस वजह से वहाँ पे मैं काफ़ी हद तक उसे अच्छा ही कहूँगा, खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठा है तो इनमें भी कमजोरी नहीं रहेगी। शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह चंद्रमा का बैठना, शनि का जहाँ बैठना उसके अधिपति का केंद्र में बैठना, राहु का पंचम भाव का स्वामी या पंचम भाव में बैठना और चतुर्थ में शनि का बैठना, साथ ही साथ 12वें भाव में स्वग्रही सूर्य, यहाँ स्वग्रही, और यहाँ भी जो सूर्य का प्रभाव मुझे देखने को मिल रहा है वो हर जगह आपको बहुत बढ़िया भाग्यशाली श्रेष्ठ बना रहा है। इस कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि अभी आने वाली दशा सूर्य की ही बन रही है। तो अभी हमें दान पुण्य, हाथी का दर्शन होता रहे। अगर बड़ी सी हाथी की तस्वीर हो जाए तो अपने घर में चिपकाइए और उन्हें नित्य प्रणाम करिए। सूर्य की पूजा, आदित्याय नमः का जप, ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जप आपके नक्षत्रों से संबंधित सारे दोषों का शमन करेगा। गुरु की दशा में धन लाभ, शनि की दशा में धन लाभ, शनि की दशा में धन लाभ के साथ मंगल की दशा में साहस, बुध की दशा में दान पुण्य, सूर्य की दशा में संतान सुख, जबकि चंद्रमा की दशा में मानसिक कष्ट, ये होगा। कोई भी शुभ कार्य करना हो गुरु की दशा, सूर्य की दशा और शनि की दशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैत्री धनु और सिंह वालों से करेंगे। इस कुंडली में रोग मन का बड़ा है, ये कुंडली मनोरोगी है, बना देती है या बन जाता है। और अगर चतुर्थ स्थान में शनि हो तो नींद भी पीड़ित हो जाती है। तो धर्म केतु बहुत अच्छा, अर्थ गुरु बढ़िया है, काम इस भाव का स्वामी ऋण में लेके जा रहा है, लेकिन स्वग्रही है तो काम की अधिकता है और मंगल के साथ और शुक्र के कारण उसमें उसकी समझ भी है। रति क्रिया का मालिक, मोक्ष भाव में शनि मोक्ष के कारक केतु केंद्र में, और शनि वहां शत्रु की राशि में बैठे हैं। मन जब तक शांत नहीं रहेगा तब तक मोक्ष की गति नहीं प्राप्त होगी। घर जितना ही साफ रहेगा, आप जितने ही एक्टिव रहेंगे, जितना ही आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा इस शनि का परिणाम मिलता रहेगा। क्योंकि यही शनि है जो आपसे कई बार आपके मानसिक शांति को छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उसको कैसे, उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है कि आप अपने घर की सफाई करिए, कुल देवता की पूजा करिए, वास्तु देवता की पूजा करिए, गज दंत धारण करिए, साथ ही साथ लाजवर्त भी अगर हो सकेगा तो इस कुंडली में धारण किया जा सकता है। आने वाली दशा तो बहुत अच्छी है, पर इस कुंडली में एक और भी जो बहुत अच्छी दशा आएगी वो 2028 से आएगी, जहां व्यक्ति का धन पक्ष, दुनिया को समझने की शक्ति, धर्म को समझने की शक्ति, चरित्र को समझने की शक्ति, कृतज्ञता को समझने की शक्ति और उनमें उसका जीवन में अपने सम्मिलित करने का प्रभाव, ये सब बढ़ जाएगा। क्लियर है? नक्षत्रों पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। सूर्य आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, इस वजह से आपको वो सुखी बना रहे हैं अनुभव से। चंद्रमा मैंने बताया वो बहुत अच्छे हैं, उनमें सारे प्रकार के गुण देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी बहुत कमजोरी यहाँ नीच के होने के कारण और 8 अंश के बैठे होने से, हालांकि फिर भी व्यक्ति यशस्वी तो जरूर है। तो यहाँ व्यक्ति अपने किसी भी जीवन में बनने वाले विपरीत परिस्थिति से निकल जाता है। मंगल आपकी कुंडली में आपको इमोशनल बना रहे हैं, बुध आपको चरित्रवान और गुणी बना रहे हैं, शुक्र गुरु आपकी कुंडली में आपको क्रिएटिव बना रहे हैं, शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे उसके आधार पर आपको राजनीति की समझ और परिवार का पोषक बना रहे हैं, शनि आपकी कुंडली में आपको तकनीक की समझ और लोगों को साथ लेकर के चलने का गुण दे रहे हैं, जबकि वही शनि आपको लंबी आयु भी दे रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में आपको आलसी बना रहे हैं और कई बार उनकी दशाओं में कष्ट भी होते देख रहा हूं। अष्टक वर्ग और बाकी के ग्रहों के जो भाव बने हुए हैं उसके आधार पर हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, हमारी वाणी बहुत अच्छी है, हम पराक्रमी भी हैं, हमारे पास धन इकट्ठा भी होगा, हम धन कमाएंगे, हमें पुत्र का सुख बहुत अच्छा मिल रहा है, हमारी नौकरी अच्छी है, हमारा व्यापार थोड़ा कभी कभी कमजोर हो सकता है, मन हमारा गड़बड़ है। इस कुंडली में सबसे ज्यादा परेशानी मन को लेकर के है। इस कुंडली में एकादशी का व्रत आवश्यक होगा, पूर्णिमा का व्रत बहुत आवश्यक होगा, ओम मित्राय नमः का जप बहुत आवश्यक होगा। कुंडली में सामाजिक प्रतिष्ठा अद्भुत है और उसको कभी भी ठेस नहीं लगेगी। आप कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे,
धर्मगत जीवन ही जिएंगे। आगे मृत्यु का पक्ष भी आपकी कुंडली में कोई खराब नहीं है, चंद्रमा है, इस वजह से यहाँ बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। इतनी सारी चीज़ें प्राप्त तो ये कुंडली बहुत अच्छी कर जाएगी। और अपने नाम पे ये कुंडली जब भी संपत्ति इकट्ठा करने चलेगी तब दिक्कत होगा, इस वजह से पत्नी के नाम पे, बच्चों के नाम पे संपत्ति इकट्ठा किए जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।